मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रवि सर प्रत्येक एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज ये मेरा दूसरा लेक्चर है जिसमें मैंने वर्णमाला के बारे में एक सीरीज चल रही है। तो आज ये दूसरा पार्ट है वर्णमाला की। तो जो मैंने पहले वर्णमाला की बात की थी उसमें मैंने ये बताया था कि वर्णमाला में कौन कौन से प्रकार हैं और कौन कौन सी चीज़ों का हम अनावरण या उसकी विवेचना करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वरों की। तो स्वर कौन कौन से होते हैं, तो स्वर को पहले लिख देता हूं मैं कि स्वर कौन कौन से हैं। तो हमारा स्वर है अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, तो ये स्वर हैं और स्वरों का ही हम अभी केवल वर्गीकरण करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण है स्वरों का, तो उच्चारण के आधार पर, उच्चारण या मात्रा के आधार पर। सभी को पता है कि जिस प्रकार हम बचपन में उच्चारण करते थे, जब छोटी क्लास में थे, तो अ आ, ई उ, इस प्रकार से हम उच्चारण करते थे। तो ये उच्चारण के आधार पर है। और मात्रा के आधार पर बात करें तो मात्राएं कितनी होती हैं इन स्वरों की, तो अगर बात की जाए तो कोई भी स्वर होगा उनकी अधिकतम 2 मात्राएं होती हैं। तो पहला जो हम बात करेंगे मात्रा उच्चारण के आधार पर, तो अगर उच्चारण की बात किया जाए तो इसमें पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, फिर संयुक्त स्वर और फिर लास्ट है आपका प्लुत या लुप्त स्वर। बता देना चाहता हूं कि स्वरों का जो विभाजन है पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वर 2 प्रकार के हैं। पहला संधि स्वर, माफ करिए, पहला मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। संधि स्वर के अंतर्गत 2 चीजें आती हैं, आपका दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। और मूल स्वरों के अंतर्गत आता है आपका ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर का मतलब क्या होता है कि जब हम इन्हें उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के आधार पर हमारे मुख मंडल के माध्यम से जो कम वायु हमारे मुख से बाहर की ओर निकलती है उसे हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, तो अ, ई, उ और ऋषि, इन्हें बोला जाता है ह्रस्व स्वर। और इन्हें ह्रस्व स्वर को अन्य नामों से जाना जाता है, जिसे एक मात्रिक या इसे लघु वर्ण कहते हैं, छंद के विषय के आधार पर। ह्रस्व का उच्चारण हम करते हैं तो अ, ई, उ और ऋषि ये कम समय में हमारे मुख से बाहर निकलते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है ह्रस्व स्वर। इसके बाद ह्रस्व स्वर से जो 2 गुना समय लेते हैं उन्हें कहा जाता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। फिर तीसरा आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर का उच्चारण दीर्घ की तरह ही किया जाता है, या ऐसा समझा जाए कि ह्रस्व से 2 गुना समय जिन स्वरों में लगता है
वह दीर्घ और संयुक्त कहलाते हैं। लेकिन दीर्घ स्वर जो होता है वो समान स्वरों के मिलने से बनता है। जैसे ये बना हुआ था आ और आ के मिलने से, ई और ई के मिलने से, और ओ और ऊ के मिलने से दीर्घ स्वर बना हुआ है। संयुक्त स्वर दो असमान स्वरों के मिलने से जो तीसरे स्वर का निर्माण होता है उसे कहते हैं संयुक्त स्वर। कौन कौन से संयुक्त? तो ए, ऐ, ओ और औ। अब जब परिभाषा लिखी हुई है कि दो असमान स्वरों के मिलने से तीसरे स्वर का जो निर्माण होता है वह कहलाता है संयुक्त स्वर, तो ये कौन कौन से संयुक्त स्वरों से मिलकर बने हैं तो बात करते हैं। जो ए बना हुआ है वो आ और ई के मिलने से। फिर बात करते हैं आई किससे मिलके बना है तो अ और ए के मिलने से। ओ का जो निर्माण हुआ है वो होता है अ और ऊ के मिलने से, और औ का जो निर्माण होता है वह होता है अ और ओ के मिलने से। तो जहां तक बात की जाए संयुक्त स्वरों की, तो उच्चारण अवधि की बात की जाए तो ये क्या होते हैं? हर्ष से दोगुना समय दीर्घ और संयुक्त दोनों लेते हैं, और इन दोनों का जो नाम है अन्य रूप से इन्हें द्विमात्रिक कहते हैं, या इन्हें गुरु भी कहते हैं छंद के केस में। अब आगे बात करते हैं ये प्लुत स्वर क्या होते हैं। तो प्लुत स्वर हमारे जगह पे लुप्त हो चुके हैं, जिनका नाम आप देख पा रहे हैं कि लुप्त या प्लुत जो स्वर हैं वो आपको ही पता है कि किसी भी तरीके से हम इन्हें नहीं जानते हैं, ना हमारे में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन प्लुत जो होते हैं वो हस्व से 3 गुना समय लेते हैं, जिनका चिन्ह होता है अंग्रेजी का एस, और ये होता है आपका जो आप इंग्लिश पे जेड लिखते हैं उसके जैसा प्रयोग किया जाता है प्लुत। अब प्लुत का प्रयोग कहाँ होता है? तो प्लुत का प्रयोग होता है जब आप दूर से चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, रोते हैं, या तीव्र किसी प्रकार से क्रिया कर रहे होते हैं मुख के द्वारा, वह कहलाते हैं प्लुत या लुप्त। अब इसका एक एक प्रयोग देख लेते हैं, इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो जैसे अगर हम लिखते हैं, आपने ऐसा देखा होगा ओम, तो ओम आप उच्चारण करते तो कुछ इस प्रकार से होगा। और इसका एक उदाहरण प्रथमो अध्याय, जिसको आपने देखा होगा संस्कृत भाषा की अगर किसी पुस्तक के बारे में आप पढ़ रहे हो तो आप इन दोनों को आराम से देख सकते हो। तो प्लुत जो होता है उच्चारण अवधि के आधार पर हस्व से 3 गुना समय होता है। अगर मात्राओं की बात की जाए तो ये 3 गुना होती है, लेकिन इनकी कोई मात्राओं का पूरी तरीके से प्रयोग नहीं होता है। ये केवल संस्कृत में प्रयोग होते हैं और हिंदी से ये लुप्त हो चुके हैं। तो पहले पार्ट में हमने देखा उच्चारण या मात्रा के आधार पर इन्हें वर्गीकरण किया गया। अब बात करते हैं प्रश्न की। तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? सीधा पूछा जाता है, अगर प्रश्न हस्व से आता है तो हस्व में आपको कोई दिक्कत नहीं है। हस्व की संख्या जो होती है वह 4 होती है। दीर्घ की संख्या यहाँ 3 लिखी हुई है और संयुक्त की 4 लिखी हुई है। लेकिन अगर प्रश्न आपसे करें कुछ इस प्रकार से, और ऑप्शन 4 ही होंगे, प्रश्न कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आपके बनेंगे 3, 4, 5 और 6, और प्रश्न पूछता है कि दीर्घ की संख्या कितनी है, और ऑप्शन अगर आपके पास ये 4 है तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कुछ ये होगा 3। लेकिन अगर ऑप्शन यहाँ चेंज करता है और ऑप्शन होगा 4, 5, 6 और 7, और प्रश्न ये करे कि दीर्घ की संख्या कितनी होती है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा 7। लेकिन अगर विद्यार्थी वर्ग हैं आप, तो मन में एक प्रश्न जरूर ये होगा, सर अगर दोनों आ गए तो? क्योंकि जनरली ये जो प्रश्न होता है वो विद्यार्थियों के लिए होता है कि अगर दोनों आ गए तो 3 और 7 दोनों आ जाते हैं, तब आपको जो आंसर लगाना है वो 3 लगाना है। तो मैंने 3 प्रश्न आपको बतला दिए
इस बिहाफ से। और आपको याद रखना है संयुक्त स्वर को हर हाल पे याद रखना है, क्योंकि पेपर या एग्जाम में आपके हर बार इससे प्रश्न हमेशा बना है। चलिए बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। हमने पहला देखा उच्चारण के आधार पर। दूसरा टाइप लेते हैं हम इसमें, जो हम हिंदी की विस्तृत सीरीज में वर्णमाला का पाठ कर रहे हैं, उसके अंतर्गत दूसरा पार्ट लेते हैं, जो कि हमारा है ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति, ओष्ठाकृति का मतलब आपके होठों से है। होठों की आकृति जब स्वर वर्ण का उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? तो दो प्रकार की आपकी आकृति बनती हुई दिखाएगी। पहली आकृति होगी वृत्ताकार, दूसरी आकृति होगी आपके होठों की आवृत्ताकार। अगर स्वर वर्ण के उच्चारण में आपके होठों का आकार एक सर्कल की तरह या गोल हो जाता है, उसे हम बोलते हैं वृत्ताकार। और अगर होठों की आकृति वृत्त से अलग हो तो कहलाती है आवृत्ताकार। वृत्ताकार को विभिन्न एग्जामों में गोलाकार भी पूछा जाता है और इसे अगोलाकार कहते हैं। दोनों चीज याद रखिए, वृत्ताकार और गोलाकार, अवृत्ताकार और अगोलाकार। अब वृत्ताकार में अगर आप उच्चारण करते हैं तो आपके मुख में गोल की आकृति कौन कौन सी बनेगी? यहां पास लिख दे रहा हूं ऊपर उसके, उ और उ, ओ और औ। इनके उच्चारण में आपके होठों की आकृति गोल हो जाएगी। और आवृत्ताकार किस में होगी? बाकी जो यहां से बच गए मैं लिख दे रहा हूं, अ, ई, ऋषि, ए और ए। तो इनके उच्चारण में आपके होठों की आकृति गोल नहीं रह जाएगी, ये कहलाएंगे आवृत्ताकार या अगोलाकार। अब इस चीज को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। पेपर में जब आप देने जाएं तो चुपके से बोल लीजिएगा ओ करके, तो आपको पता चल जाएगा कि आकृति गोलाकार किस में हो रही है किस में नहीं। तो दो पाठ हमने किए, उच्चारण के आधार पर, दूसरा आपके ओष्ठाकृति के आधार पर। अब तीसरी बात करते हैं जीभा के आधार पर, या जीभ जो आपकी है उसके आधार पर, कि जब आप किसी स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं तब आपकी वायु के माध्यम से कहाँ कौन सा स्वर वर्ण आपके जीभ पर टच कर कर निकल रहा है। तो हमारी जो जीभ है, अगर उसको मैं बाहर निकाल दूं और कुछ बाहर की ओर रख दूं, वैसे तीन भागों में बांट देता हूं। पहला भाग आपका अग्र भाग, दूसरा भाग मध्य भाग, तीसरा आपका पश्च भाग। तो किन भागों से आपके मुख से उच्चारण हो रहे हैं? तो अग्र भाग से आपका उच्चारण होता है ई और ए और ऐ का उच्चारण हो रहा है। मध्य से जो उच्चारण होगा वो होगा अ, और बाकी जो बच गया ओ, औ, उ और बड़ा उ और साथ में आपका बड़ा आ। तो ये चीजें जो रह गई वो कहां से जाएगी? आपकी पश्च में। थोड़ी सी याद रखने वाली बात है, अगर याद नहीं कर सकते हैं इसे तो इसमें आप अग्रीय जोड़ दीजिए। अग्रीय में छोटी ई की मात्रा, तो ई और ई, और यहाँ पास ए आ गया तो ए और आई आ जाता है। मध्य में आपको दिखाई पड़ रहा है ये जो तीन बना दिख रहा है, और यहाँ पास मध्य में भी कुछ तीन टाइप का दिख रहा है। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि छोटा आ है और ये आधा है, तो हो सकता है ये मध्य वाले में आए। बाकी जो बच गया वो किस में चला जाएगा? आपका पश्च वाले भाग में। तो हमने तीन चीजों को जाना जीवा के आधार पर,
नेक्स्ट आते हैं आगे की ओर। अगर किसी को किसी चीज पर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर करें। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जाति के आधार पर। जाति के आधार पर स्वर वर्ण के अंतर्गत भी अपनी एक जाति होती है। जिस प्रकार जाति की बात की जाए कि हमारे जो हिंदू धर्म में विवाह की पद्धति होती है वो दो प्रकार से विवाह होता है, एक होता है सजातीय और एक होता है विजातीय। उसी आधार पर जो स्वरों को रखा गया है वो भी कुछ इसी प्रकार के हैं, सजातीय और दूसरा है विजातीय। तो विजातीय और सजातीय का मतलब ये है, सजातीय मतलब अरेंज मैरिज और विजातीय मतलब लव मैरिज। अब सजाती के अंदर वे वर्ण जो समान दिखाई देंगे एक दूसरे को देखकर, जैसे अ और अ एक दूसरे के लिए समान है, ई और ई एक दूसरे के लिए समान है, उ और उ एक दूसरे के लिए समान दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी जो बचते हैं यहाँ आप ए और आई, ओ और औ को भी रखने के विचार में होंगे, लेकिन अगर आपने देखा होगा थोड़ा सा पीछे वीडियो की तो आपको पता चला होगा कि ये संयुक्त होते हैं, इनका निर्माण किन्हीं दूसरों से होता है। विजाति में जैसे अगर बात की जाए आ, ई, आ जाति अलग है और ई जाति आपकी अलग है। बड़ा आ और उ दोनों अलग जाति हैं। ई और उ ये भी अलग जाति है। मतलब दो अलग अलग जाति के जो स्वर होंगे वो कहलाएंगे विजाति और समान जाति के जो होंगे वह कहलाएंगे आपके सजातीय। तो यहां तक मुझे आपसे आशा है कि आपको यहां तक अभी चीजें समझ पर आ चुकी होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, इसको मैं पूरा रफ कर दे रहा हूं क्योंकि जगह थोड़ा सा कम पड़ रही है। नेक्स्ट की बात करते हैं मुख विवर के आधार पर। मुख विवर के आधार पर, तो मुख विवर के आधार पर क्या, मुख मतलब हमारा मुखमंडल, मुख क्षेत्र, और विवर मतलब हमारा निकलने का स्रोत, मतलब हमारे मुख से निकलेगा। तो हमारा मुख जो है ये वाला पार्ट, यहां से मुख जब खुलेगा तो कितना खुलेगा या कितना बंद होगा, या तो हम इसे कह सकते हैं मुख के खुलने या बंद होने के आधार पर इस पार्ट को रखा जाएगा। तो मुख के खुलने और बंद होने के आधार पर इन्हें चार प्रकार से बांटा गया है। पहला पार्ट है आपका संवृत, दूसरा है आपका अर्धसंवृत, फिर आपका आता है विवृत और फिर आता है अर्धविवृत। अब विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा दिक्कत भरा ही रहेगा ये, क्यों, क्योंकि ये जो पार्ट है आपका, इनके अर्थ ही शायद आपको नहीं पता कि संवृत का मतलब क्या होता है। तो संवृत का मतलब होता है बंद, मतलब आपका मुख कैसा होगा, संवृत के स्थान पर पूरा का पूरा बंद होगा। और विवृत का मतलब क्या होता है, खुला। अब देखिए ये बंद और खुला का मतलब ये नहीं समझ रहे कि मुख पूरी तरीके से बंद होगा। मुख बंद होगा लेकिन इतना मुख खुलेगा जितना कि आपका वर्ण निकल सके, क्योंकि अगर मुख बंद होगा तो स्वर आपका निकल ही नहीं सकता या कोई भी वर्ण आपका नहीं निकल सकता। तो यहाँ बंद का मतलब केवल ये समझना है कि जितना निकलने की आवश्यकता है केवल उतना। जैसे अगर बात की जाए संवृत में कौन कौन से हमारे स्वर वर्ण आएंगे, तो अगर आप स्वर इन स्वर वर्णों का उच्चारण करते हैं तो किस स्वर में पूरा का पूरा मुख या लगभग पूरा बंद रहता है, तो ई और ई बड़ी, उ और उ की बात की जाए तो क्या होगा कि हमारा जो मुख है पूरी तरीके से बंद है। विवृत का मतलब मुख पूरी तरीके से खुला होगा। तो किसमें खुला होगा,
बड़ा अ जो होता है उसमें खुला होता है। अर्ध विवृत का मतलब क्या है? विवृत का मतलब जब खुला है तो अर्ध का मतलब आधा खुला, मतलब यहां से छोटा अ हो गया। अब बात करते हैं बाकी जो बच गए वो क्या होंगे। तो अर्ध संवृत के अंतर्गत आपका ए और ओ आता है, ए और ओ, और अर्ध विवृत में आई और ओ आता है। लेकिन याद रखना है कि किसी किसी प्रतियोगी परीक्षा के पुस्तकों में ए और ओ दोनों लिखा होता है, मतलब चारों के चारों एक लाइन पे। अर्ध संवृत में भी ए आई ओ लिखा मिलेगा और अर्ध विवृत में ए आई ओ दोनों आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जो आपको काले मार्कर से लिखा है, अगर ऑप्शन आते हैं चारों लिखे होंगे तो आपको प्रेफरेंस इन दोनों को ही देना है। और अगर अर्ध विवृत की बात की जाए तो जो इन काले मार्कर से लिखा हुआ है उन पर ज्यादा आपको ध्यान देना है, बाकी भले वो पूरा का पूरा क्यों ना लिखा हो। तो जैसे अगर बात करते हैं आगे संवृत और अर्धसंवृत की, तो हम बात करते हैं फिर से कि कौन कौन से टॉपिक को हमने देखा। यहां तक हमने 5 पार्ट को देख लिया। 5 पार्ट के बाद नेक्स्ट छठवां जो हमारा पार्ट है वह हमारा स्वर तंत्र के आधार पर होगा। जो छठवां पार्ट है स्वर तंत्र। अब स्वर तंत्र का मतलब ये है कि हमारे मुख मंडल पे अगर मैं बात करूं, मैंने आपको पहले ही वीडियो पे समझाया था कि हमारे मुख में 5 तत्व पांच तत्व हिंदी के स्वर तंत्र प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बाकी अगर पूरे स्वर तंत्र की बात की जाए तो 21 होते हैं। अब ये कौन कौन से हैं तो हम डिस्कशन करेंगे यहां। तो पहले लिख लेते हैं मुख प्रश्न के आधार पर, या हम इसे कह सकते हैं स्वर तंत्र के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो हमारे मुख में 5 प्रकार के स्वर तंत्र पाए जाते हैं। पहला है कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा है मूर्धा, चौथा है आपका दंत, पांचवा है आपका ओष्ठ। ये आपके मुख में पाए जाने वाले स्वर तंत्र होते हैं। लेकिन ये केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत याद रखिएगा। अगर साहित्य या नेट जेआरएफ की बात करेंगे तो उनके लिए जो राइट आंसर होगा वो लगभग संपूर्ण के रूप से 21 होते हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में आपको 5 ही लगाने हैं। अब मैं थोड़ा चित्र बना सकता हूं, हो सकता है आपका वीवो या ओप्पो के हेडफोन के जैसा होगा, तो बात करते हैं वो कैसा होगा। चलिए बात करते हैं, इसी से बात करते हैं कहाँ कौन सा पार्ट होता है। ये दंत वाला पार्ट हो गया, ये ओष्ठ वाला पार्ट है आपका, ये आपका कंठ वाला पार्ट है, और जीभ के जस्ट ऊपर जो हमारी जीभ है उसके जस्ट ऊपर जो भाग होता है वो मूर्धा का होता है। या तो अगर मैं आपसे उच्चारण करने की बात करूं तो अगर आप टा टमाटर की बोलते हैं, टा बोल रहे हैं, तो जैसे टा बोल रहे हैं तो जीभ जो है जस्ट ऊपर जाती है और ऊपर वाले हिस्से को टच कर रही होती है, वो कहलाता है आपका मूर्धा। फिर से एक बात बता रहा हूं, ट आप बोल रहे हैं तो टा बोलने पर आपकी जीभ ऊपर की ओर जा रही है और जाने के बाद जहां टच कर रही है वो कहलाता है आपका मूर्धा। तालु क्या होता है? तालु आपकी जो कंठ है उसके आगे वाला जो हिस्सा होता है, कंठ से आगे वाला जस्ट हिस्सा जो होता है, जैसे हमारा ये वाला पार्ट है कंठ, कंठ के जस्ट ये आगे जो दिख रहा है वो कहलाता है हमारा क्या? तालु। तो आपको याद रखना है कौन कौन से पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। कंठ, कंठ हमारा सबसे पहले स्थान पर यह है, कंठ सबसे पहले स्थान पर लिखा है हमने कंठ।
और स्वरों में सबसे पहले क्या आता है आपका और आ, तो कंठ में क्या आ जाएगा और अ। फिर दूसरा है तालु। मैंने बताया कंठ के बाद तुरंत बाद क्या होता है, तालु होता है। तो तालु के बाद यहाँ ई और ई लिखा है, ई और ई। फिर मूर्धा, तो मूर्धा से जो उच्चारण किया जाता है वो होता है री, ऋषि का एकमात्र है। री जैसे आप बोले तो जीभ आपके ऊपर लग रही है। फिर बात करते हैं दंत की और फिर ओष्ठ की। पहले ओष्ठ की बात कर लेते हैं। तो ओष्ठ में कौन कौन से, तो ओष्ठ में आपका उ और उ होगा, ये होते हैं। बाकी जो बच गए मन में प्रश्न होगा, तो अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये संयुक्त होते हैं। और संयुक्त किन से मिलकर बने होते हैं, ए किससे मिलकर बना है, ए बना है अ और ई से। तो आ का उच्चारण कहां से हो रहा है आपका, कंठ से, और ई का उच्चारण कहां से हो रहा है, तालु से। तो ये ए कहां से बोला जाएगा, ए जो आपका बोला जाएगा कंठ तालव्य से। ये कौन कौन से बोले जाएंगे, ए और आई। ओ की बात की जाए तो ओ किन से मिलकर बना है, तो ओ मिलकर बना है आ और उ से। उ जो आ है वो बोला जाएगा कंठ से वापस, और उ किससे बोला जाएगा, ओष्ठ से। तो किससे मिलकर बनेगा, कंठोष्ठ से उच्चारण किया जाएगा, जो कि ओ और औ होता है। तो ये जितने भी आपके 11 स्वर थे, 11 स्वरों की विवेचना हमने लगभग 6 पार्टों में की है कि जहां जहां से इनका प्रयोग, उच्चारण या मात्रा है, मुख विवर है, प्रश्न है, जाति के आधार पर सब चीजों की बात कर ली। एक पार्ट शायद मन में रह गया होगा सर, दंत से। तो याद रखें कि दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है। इस बात को याद रखें कि दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं किया जाता है। तो ये आपका वर्णमाला का भाग 1 था, जिसपे मैंने बतलाया कि स्वर के अंतर्गत किन किन वर्गीकरण को रखा गया है। अभी वर्णमाला की जो विस्तृत श्रृंखला सीरीज चल रही है, उसके नेक्स्ट वीडियो पर हम बात करेंगे। तो हमारे साथ हमारे लेक्चर पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।